नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार जारी। अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, तो जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की दोनों चुनावी रैलियां हुई रद्द। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव को लेकर हलचल तेज। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव जीती बीजेपी। कांग्रेस आप के पार्षद वोटिंग में नहीं हुए थे शामिल। साथ ही मानहानि मामले में आतिशी और केजरीवाल को नहीं मिली राहत। वक्फ बिल पर गुजरात में जेपीसी की बैठक में फिर हंगामा। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच हुई जोरदार बहस। हिमाचल से लेकर कर्नाटक में फंसी कांग्रेस, पार्टी में जबरदस्त विद्रोह। एक तरफ विक्रमादित्य सिंह के नेम प्लेट ऑर्डर पर दिल्ली हाईकमान ने लगाया ब्रेक, तो वहीं घोटाले में फंसे सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा देने से किया साफ इनकार। आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी को फिर लगा बड़ा झटका। वाईएसआर के तीसरे राज्यसभा सांसद ने भी दिया इस्तीफा। चंद्रबाबू नायडू से हाथ मिलाने की संभावना। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात चुनाव से जुड़ी। जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण के चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। हर पार्टियों की तरफ से मेहनत की जा रही है। प्रचार प्रसार चरम पर है। बयानबाजियों का भी सिलसिला जारी है। आज किसानों के हितों को लेकर अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या वो एमएसपी का पूरा मतलब भी जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमएसपी पर 24 फसलें खरीद रही है। अमित शाह ने रेवाड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनकी दोनों ही रैलियां रद्द हो गई। साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव की हलचल काफी तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर दी है और खबर है कि जल्द चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। सर, चुनाव को लेकर पार्टियों में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, तो उस बीच जो कांग्रेस की स्थिति है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का सरेंडर और हरियाणा में कांग्रेस इतनी परेशान हो चुकी है कि अभी तक समय नहीं मिल रहा था। चुनाव 5 अक्टूबर को है, अभी अपने पार्टी के नेताओं को बाहर निकाल रही है कि देखो भाई, जो बागी उम्मीदवार हैं अभी तक मैदान से नहीं हटे हैं, उसको बाहर कर रहे हैं। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी रेस्ट मोड में है। अब तो डर इस बात का है कि आगे हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और उस घोषणा के बाद राहुल गांधी को लगेगा कि ये जो बीच में जम्मू कश्मीर हरियाणा का चुनाव छोड़कर विदेश गए थे, तो इन 2 चुनावों के बीच में भी जाना जरूरी हो गया है। ये आराम तलबी लोग जिस तरीके से चुनाव को ये समझते हैं कि कांग्रेस के पुराने नाम पर वोट मिल जाएंगे, उसी के कारण आज हर राज्य में चुनाव के समय में राहुल गांधी के इनएक्टिव बिहेवियर और कांग्रेस के निकम्मेपन के कारण हार रही है। और ठीकरा किस पर फोड़ेंगे? ठीकरा फिर वही कहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने गलत कर दिया, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। अभी जो स्थितियां दिख रही है उसमें झारखंड और दूसरे स्तर पर महाराष्ट्र में, इन दोनों जगह पर कांग्रेस जैसे पूरी तरीके से अपने आप को सिमेट कर रखी हुई है, उससे तो लगता है कि आगे आने वाले दोनों स्टेट के चुनाव में भी कांग्रेस इसी तरह से बैकफुट पर दिखाई पड़ेगी। जी, अब बात दिल्ली की राजनीति से जुड़ी। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की 18वीं सीट पर बीजेपी के सुंदर सिंह तंवर जीत गए हैं। आज हुए मतदान में सुंदर सिंह तंवर को 115 वोट मिले, जबकि विरोध में 0 वोट पड़े हैं। इस जीत के साथ ही 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के 10 और आम आदमी पार्टी के 8 सदस्य हो गए हैं। इससे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बीजेपी का बनना तय हो गया है, क्योंकि बीजेपी का स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत हो गया है। पर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आज जबरदस्त घमासान देखने को मिला। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव का विरोध किया, तो वहीं बीजेपी ने नेता राजीव बब्बर ने
आप आदमी पार्टी की आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, पर सुनवाई टल गई है, जो केजरीवाल और आतिशी के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्या कुछ हुआ चुनाव में? ये बीजेपी की जीत आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, आम आदमी पार्टी की इज्जत बच गई। बेसिकली आम आदमी पार्टी की हार नहीं हुई, हार तो पहले से तय थी। इज्जत बचा लिया इन लोगों ने कि अगर वोटिंग होगी और हम पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे 115 वोट पड़े भारतीय जनता पार्टी को, मतलब 115 पार्षद थे, 115 वोट पड़े। 9 पार्षद जो कांग्रेस के थे, कांग्रेस पहले ही कह रही थी हम इस चुनाव से बाहर रहेंगे, तो उनको तो वोट देना ही नहीं था। और जब आम आदमी पार्टी के लोग वोट देते तो कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों को, यानी कि कांग्रेस के जो पार्षद हैं, वो सोच सकते थे कि हम बीजेपी के पक्ष में वोट देकर आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर लाए। और दूसरी समस्या ये हो रही थी कि 2 दिनों से चल रहा था, चुनाव के एक दिन पहले, यानी चुनाव एक दिन पहले होना था, वो तो रात भर हंगामा हुआ, उसके बाद एक दिन टाल दिया गया। उसके एक दिन पहले 2 पार्षद आम आदमी पार्टी के चले गए कहां? भारतीय जनता पार्टी में। यानी कि आंकड़े घट रहे थे। इसमें अगर क्रॉस वोटिंग होता तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक ठप्पा लग जाता कि अब उनके कोई भी दांव काम नहीं आ रही है, आम आदमी पार्टी में विद्रोह की स्थिति है, नेता छोड़कर पार्टी जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने अपनी इज्जत बचाई। अगर आपके पास 124 पार्षद हैं, भाजपा के पास 115 पार्षद है, स्टैंडिंग कमेटी में एक मेंबर के लिए वोटिंग हो रहे हैं, तो आपको तो सीधे तौर पर आना चाहिए। 124 हमारे पास है तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन इनको भरोसा नहीं था कि 124 में से कितने लोग जो हैं वो बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग कर देंगे, इसलिए अपनी इज्जत बचा ली। अब तो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भाजपा का ही बनेगा। ये तो पूरे बहुमत आ गया इसके पास, ऐसे 9-9 हो जाते। इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपनी इज्जत बचा ली है केजरीवाल ने। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये फंसे हुए हैं। ये झूठ फर्जीवाड़े अगर बार बार आरोप लगाते रहोगे, अभी तो आतिशी के खिलाफ एक और मामला सामने आना बाकी है जिसमें जांच कर रही है दिल्ली की पुलिस। उन्होंने जो कहा था कि 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए, उस पर भी मामला दर्ज हुआ था। ये तो मानहानि का है, वो तो क्रिमिनल केस है जिसमें आपने सबूत नहीं दिए और आरोप लगाए। इसलिए केजरीवाल के जो गुरु मानने वाली आतिशी मार्लेना है, ये मानहानि में भी वैसे ही माफी मांगते फिरेगी जैसे केजरीवाल मांग रहा है। और दूसरी तरफ केजरीवाल का तो ये बिहेवियर ही है, जहां मानहानि के मुकदमे में सजा होने की बात आई, सीधे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। जी सर, तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बुरी फंसी है, तो वहीं पूरा विपक्ष वक्फ बोर्ड बिल को लेकर आपस में उलझ गया है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की गुजरात के अहमदाबाद में आज बैठक हुई। इस बैठक में बिल को लेकर चर्चा चल रही थी कि राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी और एआईएमआईएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच में बहस हो गई। दोनों नेताओं के बीच में वक्फ बोर्ड के नियमों और कानूनों पर विवाद छिड़ गया। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में बिल के किसी हिस्से को लेकर पहले कहासुनी हुई, फिर बाद में बहस शुरू हो गई और मीटिंग में सबके सामने ही जबरदस्त जो बवाल मच गया। सर, कल हमने देखा था कि मुंबई की बैठक में भी बवाल हुआ, आज फिर एक बार बवाल की खबर सामने है। क्या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, जिस स्टेट में जाएंगे, चाहे गुजरात में जाएं या महाराष्ट्र से अब आगे बढ़ते हुए आंध्र में जाएं, तेलंगाना में या फिर तमिलनाडु में जाएं, ये लोग बहस करेंगे। क्योंकि डेलीगेशन जो है जेपीसी अलग अलग राज्यों में जाकर बात क्या कर रही है, वहां के डेलीगेशन से इन लोगों को बात करना है, आपस में उलझना नहीं है। अब गुजरात में गए तो गुजरात के गृह मंत्री को भी आना ही था। गुजरात में अगर वहां के स्टेट गवर्नमेंट का डेलीगेशन आ रहा है तो वो अपने सुझाव देंगे। उसके बाद दूसरे लोग जो कि वहां के माइनॉरिटी संस्थानें हैं, वहां के कुछ इन्फ्लुएंशियल व्यक्तित्व हैं, वहां के कुछ एनजीओ हैं जो काम कर रहे हैं ग्राउंड में, उन लोगों को भी एक डेलीगेशन के तौर पर बुलाया जाता है, उनकी राय ली जाती है। अब जब राय ली जा रही है तो उसमें बहस क्यों कर रहे हो? आप राय लो, अपनी राय बनाओ और फिर वोटिंग का इंतजार करो कि जेपीसी के जब रिपोर्ट सामने आएगी और उसमें संशोधन की बात होगी कि ये संशोधन विपक्ष चाहती है, तो अपने अपने संशोधन पर वोटिंग करवा लेना। लेकिन इन लोगों को लगता है लड़ाई झगड़ा हंगामा करके इस बिल को अभी रोकें। जितना दिन तक जेपीसी की बैठक चलती रहेगी, ये सेशन बढ़ता रहेगा। यानी
अब विंटर सेशन में, उसके बाद फिर बजट सेशन में, फिर मॉनसून सेशन में आगे बढ़ाने की कोशिश है, जो कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि शाह ने बोल दिया, अमित शाह ने तो कह दिया था अगले सेशन में वक्फ बोर्ड बिल आएगा और उस संशोधन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इनको डर जो वैसी है, ये तो सारा वक्फ बोर्ड की संपत्ति हैदराबाद में कब्जा करके बैठा हुआ है, तो इन लोगों के आफत इसी बात को लेकर है कि धीरे धीरे हमारे हाथ से वो सारी जमीनें सरकार के पास चली जाएगी, जैसे इनेमी प्रॉपर्टी चली गई है। जी सर, अब बात करते हैं हिमाचल से लेकर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की बढ़ती मुसीबतों और पार्टी के अंदर विद्रोह की। एक तरफ नेम प्लेट वाले फरमान पर हिमाचल कांग्रेस में विवाद छिड़ गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने योगी मॉडल के तहत रेहड़ी, फास्ट फूड कॉर्नर और ढाबा मालिकों को काउंटर पर अपना नाम और पहचान का दस्तावेज अनिवार्य रूप से लगाने का आदेश जारी किया था। पर इस फैसले के बाद हिमाचल की सरकार और कांग्रेस हाईकमान के बीच में विवाद हो गया। हाईकमान ने विक्रमादित्य को दिल्ली तलब कर फटकार लगाई और कांग्रेस ने इस फैसले से खुद को अलग कर लिया। पार्टी ने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुंडा स्कैम ने कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया है। सीबीआई की एंट्री पर बैन लगाने के बाद सिद्धरामैया ने सीएम पद से इस्तीफा देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है, पर पार्टी के अंदर ही अंदर उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। साथ ही इस मामले को लेकर सिद्धरामैया के खिलाफ आज एफआईआर भी दर्ज किया जा चुका है। सर, हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, यानी बहुमत की सरकार, ये अलायंस पार्टनर नहीं है। हिमाचल में इनकी अपनी सरकार, कर्नाटक में इनकी अपनी सरकार, तेलंगाना में इनकी अपनी सरकार, तीनों जगह के मुख्यमंत्री परेशान हैं, वहां के मंत्री परेशान हैं। किस बात को लेकर? कि आला कमान जो है उन लोगों को नेतृत्व सौंप देते हैं जिनका संबंध केवल 10 जनपद से होता है, लोगों से नहीं होता है। अब कर्नाटक में सिद्धरामैया करप्शन के ऐसे आरोप हैं कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति अगर उसको पढ़ ले कि इन्होंने जमीन दी, दुगने रेट पर ली, उसके बाद 50-50% का रेशियो किया और फिर 25 लाख की जमीन के बदले 8.5 करोड़ रुपए की जमीन कब्जाई और फिर सेटिंग की, ये सारे मामले सबके सामने हैं। तो आप तो इसमें गलत हैं ही, करप्शन आपने किया और अपने परिवार के नाम पर किया, तो इस मामले में स्वीकार करना चाहिए, जांच के इंतजार करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे यही बोल रहे हैं कि कानून अपना काम करेगी, कानून को अपना काम करने दीजिए। मतलब खड़गे भी इस चक्कर में हैं कि अगर सिद्धरामैया हटे और वहां परमेश्वर और दूसरा एक जो गुट बना हुआ है डीके शिव कुमार का, ये लोग लड़े तो बीच में फायदा कमाने के लिए, उठाने के लिए ये अपने गुट का इस्तेमाल करें। खड़गे को लगता है कि ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है ये राहुल गांधी के चपरासी के बराबर है, ये राहुल गांधी के पीछे पीछे चलते हैं। अगर कर्नाटक का मुख्यमंत्री बन गए तो स्वतंत्र तरीके से एक राज्य मिल जाएगा, अपने बेटे प्रियांक खड़गे के लिए भी कुछ विरासत में छोड़ देंगे और फिर वहां पर राज भी करेंगे। हिमाचल में यही स्थिति चल रही है। हिमाचल के अंदर विक्रमादित्य सिंह ने जो बोला, उन्होंने जो बातें कही है नेम प्लेट को लेकर, कांग्रेस अगर कह दे हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने तो कहा कि हिमाचल प्रदेश में 2013 से यह मुद्दा चल रहा है। मतलब हिमाचल प्रदेश का यह मुद्दा है, कांग्रेस का हो या ना हो, विक्रमादित्य सिंह का यह मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया अगर कांग्रेस की औकात है तो वो उस मंत्री को हटाए, विक्रमादित्य सिंह को बाहर करे, अगर नहीं करती है तो एक्सेप्ट कर ले। इसलिए समस्या दिल्ली में बैठे कांग्रेसियों की है, हिमाचल में बैठे कांग्रेसियों की नहीं। इसलिए वहां पर विक्रमादित्य के साथ जो भी एमएलए हैं इंतजार कर रहे हैं कार्रवाई हो और फिर सुक्खू की सरकार यहां गिरा दें। जी सर, आज की आखिरी खबर में बात आंध्र प्रदेश में राजनीतिक संकट से जूझ रहे पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को लगे एक और बड़े झटके की। वैएसआर कांग्रेस पार्टी की तीसरी राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। सांसद रियागा कृष्णैया ने अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया था, जिसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार भी कर लिया है। इससे पहले हाल ही में वैएसआर कांग्रेस पार्टी के बीधा मस्तान राव जाधव और वेंकटरमन राव मोपी देवी ने अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था। ऐसे में यह लगातार तीसरा इस्तीफा है जो जगन रेड्डी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राज्यसभा में वैएसआर कांग्रेस के पास पहले 12 सांसद थे, 3 सांसदों के इस्तीफा देने के बाद अब सिर्फ 9 सांसद बच गए हैं। क्या हो गया सर, लगातार बैक टू बैक इतने इस्तीफे क्यों हो रहे हैं? देखिए, 2 स्टेट में चुनाव हुए थे जिसमें
सत्ता परिवर्तन हुआ, ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में। दोनों जगह, एक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक जगह एनडीए की सरकार बनी। अब आंध्र प्रदेश में भी राज्यसभा की सारी सीटें किसके पास थी? जगन मोहन रेड्डी के पास। दूसरी तरफ उड़ीसा में राज्यसभा की सीटें थी पटनायक के पास। तो दोनों जगह पर राज्यसभा के सांसद हैं जो 2026 2028 में रिटायरमेंट का इंतजार नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि ये जो सरकार केंद्र में और राज्य में दोनों जगह जिस पार्टी की, जिस अलायंस की सरकार है, राज्यसभा में उसी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए तीसरा इस्तीफा है। 5 और तैयारी में लगे हुए हैं, लिस्ट पूरी तैयार है। राज्यसभा में अब ये जो इस्तीफा दे रहे हैं उपचुनाव में जाएंगे, वो राज्यसभा में फिर से जाएंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी, पवन कल्याण और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों अलायंस पार्टनर हैं। ये सारे के सारे ज्यादातर टीडीपी में जा रहे हैं, कुछ बीजेपी में आएंगे, कुछ उसके पवन कल्याण की जन सेना में जाएंगे। तो इन तीनों पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये तीनों जीत कर उन्हें फिर से राज्यसभा भेज देगी। यानी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है जो राज्यसभा में खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में भी 2 राज्यसभा सांसद हैं, इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब तीसरे चौथे का नंबर है। ये लोग 28 तक इंतजार नहीं कर सकते, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, तो उसके आधार पर उपचुनाव में वो राज्यसभा से भाजपा में चले जाएंगे सांसद बनके। तो इसलिए ये राज्यसभा का गणित है जो इन लोगों को बिगड़ रहा है। अभी बार्गेनिंग की पावर चाहे वाईएसआरसीपी के पास हो, 4 ही लोकसभा में सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा में बार्गेनिंग कर रहे थे। उधर पटनायक के पास एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में था, उससे बार्गेनिंग कर रहे थे। लेकिन ये सब शून्य में चले जाएंगे और एनडीए का धीरे धीरे 125 के आसपास राज्यसभा में भी सांसद हो जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।